हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 10 जनवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के वीडियो में मैं 2 से 3 अनाउंसमेंट करूंगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा आखिर तक। पहली एक सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, अग्निवीर के एयरफोर्स की वैकेंसीज आ चुकी हैं साल 2025 की शुरुआत में ही। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लास्ट डेट के भरोसे मत बैठिएगा। कल ही मैंने आपसे टेलीग्राम पर अग्निवीर का जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है वो पूरा मैंने आपको शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे। साथ में वहीं पर मैंने आपको अप्लाई करने के लिए लिंक भी शेयर कर दिया था। तो आप में से वो सभी स्टूडेंट जो कि अग्निवीर के एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर जाइए और वहां पे जाके लिंक के थ्रू अप्लाई कर लीजिए। लेकिन उससे पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा आराम से। बाकी आपको पता ही है, जीएस पूरी सेम रहती है अग्निवीर के लिए, लेवल और भी थोड़ा सा कम रहता है। एसएससी के कंपैरिजन में अगर बात करें तो काफी कम रहता है, इवन रेलवे से भी कम रहता है इसका लेवल अग्निवीर में जीएस का। आगे बढ़ने से पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि इनमें से कौन सी ये मशीन है या फिर इक्विपमेंट है जिसका यूज बैंक्स में चेक्स को रीड करने के लिए किया जाता है। तो यह है MICR। मैंने देखा मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है। MICR का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर आपने चेक देखी हो तो आप चेक में देखोगे ऐसे ऊपर नाम लिखते हो आप पार्टी का, उसके नीचे अमाउंट लिखते हो, यहां ऊपर डेट होती है, यहां पर आपको अपने साइन करने होते हैं, यहां डिजिट फॉर्म में लिखना होता है, और सबसे नीचे आप देखोगे तो यहां पर डिजिट लिखे रहते हैं जो कि चेक नंबर कहलाते हैं। तो ये जो डिजिट लिखे रहते हैं ये एक स्पेशल इंक से लिखे रहते हैं। कभी भी आप चेक को छूकर देखोगे तो आपको हाथ में थोड़ा सा उभार यहां पर फील होगा। तो ये जो स्पेशल इंक होती है इसी को MICR रीड करने का काम करती है, और इसी से ये मशीन बताती है कि चेक कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। क्योंकि पहले डुप्लीकेट चेक्स का यूज आज से 10 से 15 साल पहले बहुत हुआ करता था, और जिसकी वजह से बहुत सारी जालसाजी होती थी और बहुत सारा पैसा लोग इसी तरीके से ठगी करके ले जाते थे। लेकिन आज की डेट में सारी चीजें होना लगभग ना के बराबर हो गई हैं। यही कारण है क्योंकि MICR अब इजिली हर जगह पर अवेलेबल है। बाकी OCR क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और इसका यूज जो किया जाता है, आपने देखा होगा पहले जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे, अब तो आपके ऑनलाइन होते हैं, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम आज भी ऑफलाइन होता है। तो वहां पर आप देखोगे 4 ऑप्शन होते हैं ना, आपको गोले भरने होते हैं ABCD में। तो इसी को रीड करने का काम OCR करता है। प्लॉटर प्रिंटर की सबसे एडवांस कैटेगरी होती है, और POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ सेल। आपने देखा होगा आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां पर एक टर्मिनल आपको रखा मिलता है जिसमें आप अपना ATM कार्ड स्वैप करके पेमेंट कर पाते हो, या आप इंसर्ट भी कर देते हो इधर से, उसके बाद आपको अपना पिन डालना होता है। या फिर आप किसी दुकान में, आप मॉल पे जाइए, वहां पर भी आपको एक पॉस टर्मिनल मिल जाते हैं जिससे आप पेमेंट करते हो। आगे बढ़ने से पहले और एक न्यूज है। आज सुबह 10 बजे, मतलब आज 10 तारीख है, सुबह 10 बजे एक ही शॉर्ट क्लास में मैं पूरी हिस्ट्री आपको रिवाइज कराने वाला हूं, बैक टू बैक 100 MCQs के साथ। तो जो लोग भी पूरी हिस्ट्री एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, चाहे आपके किसी भी एग्जाम के लिए हो, सुबह 10 बजे मुझे यूट्यूब पर मिल जाइएगा। डिले मत करिएगा 1-1 मिनट, क्योंकि सुबह 10 बजे का मतलब 10 बजे क्लास शुरू हो जाएगी यूट्यूब पर। स्ट्रीम ऑलरेडी लगी हुई है, ताकि आप भूल ना जाएं, इसलिए पहले से ही वहां पर जाके नोटिफाई पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही लाइव स्ट्रीम चालू होगी सुबह 10 बजे मैं लाइव आऊंगा, आपको तुरंत पता लग जाए। मैं जो भी आज क्वेश्चन आपको कराऊंगा हिस्ट्री के इस पूरे रिवीजन शॉर्ट में, उसकी एनोटेशन के साथ फाइल भी आपको शेयर करूंगा PDF, वो भी टेलीग्राम पर, लेकिन क्लास के बाद वो शेयर होगी आपसे। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहली ही न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसरो के 11वें चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं V नारायणन। अब से इसरो के नए चेयरपर्सन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। साथ ही में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी के रूप में भी ये अपॉइंट किए गए हैं। और ये किसकी जगह ले रहे हैं? ये डॉक्टर S सोमनाथ की जगह ले रहे हैं। डॉक्टर S सोमनाथ 14 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं, और उसी दिन से V नारायणन जगह ले लेंगे इसरो के चेयरपर्सन के रूप में।
तो यहां पर आप 3 चीजें ध्यान रखोगे। पहली बात तो यह कि वी नारायणन इसरो के नए चेयरपर्सन है। दूसरी बात यह कि ये कौन से चेयरपर्सन बने हैं, 11वें बने हैं। तीसरी बात यह कि ये डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह लेंगे। और चौथी बात यह कि ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी के रूप में भी अपॉइंट किए गए हैं। अगले 2 साल के लिए फिलहाल ये अपॉइंट किए गए हैं। बाकी अगर इनका कार्यकाल बढ़ाना होगा तो उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ इंडिया फैसला ले लेगी। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी 15 अगस्त के दिन। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। इसकी स्थापना विक्रम जी साराभाई के द्वारा करी गई थी। यह कौन सा देश है जिसने हाल ही में ब्रिक्स को फुल मेंबर के रूप में ज्वाइन कर लिया है? तो ब्रिक्स में अभी तक 9 देश इसके फुल मेंबर कंट्रीज थे, लेकिन अब यह 10वां देश जुड़ गया है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने पिछले साल से ही अप्लाई किया हुआ है और फाइनली इंडोनेशिया को ब्रिक्स की सदस्यता दे दी गई है। ब्रिक्स के इतिहास की अगर बात करें तो आपको समझाता हूं। ब्रिक्स की शुरुआत ब्रिक के रूप में हुई थी, मतलब तब ये BRIC हुआ करता था साल 2006 में। बी का मतलब ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना। शुरुआत में केवल ये 4 देश इसके मेंबर कंट्रीज थे 2006 में, लेकिन 2010 में इसमें एक और कंट्री जुड़ गया और ये था साउथ अफ्रीका। उसके बाद काफी लंबे अरसे तक, मतलब 2023 तक ये 5 मेंबर कंट्रीज ही ब्रिक्स के रहे हैं। 2014 में इन्होंने एक बैंक की स्थापना करी। इसका नाम रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और यही वो बैंक है जिसने कोविड पेंडेमिक में साल 2020 में इन 5 कंट्रीज को $1-1 बिलियन की वित्तीय सहायता दी थी। लेकिन अभी पिछले वर्ष ही 4 मेंबर कंट्रीज और जुड़े। कौन कौन से? एक तो इजिप्ट हो गया, दूसरा इथोपिया, तीसरा ईरान और चौथा UAE। अब 5वां इंडोनेशिया भी इससे जुड़ गया है। तो टोटल अगर बात करें तो ब्रिक्स अब 10 मेंबर कंट्रीज का एक पूरा ग्रुप है। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है शंघाई। क्या है? शंघाई। हम सभी को पता है 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे। यही कारण है, उसी उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तो इस बार इसका कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? इस बार हम लोगों ने इसका 18वां संस्करण मनाया हुआ है। और ये जो इस बार की इसकी थीम रही है 2025 के प्रवासी भारतीय दिवस की, ये रही है डायास्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है। पूरे दुनिया भर के 70 देशों से 3000 लोग यहां पर हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट के अंदर साल 2025 के लिए भारत का GDP ग्रोथ प्रिडिक्ट किया है NSO ने। तो ये कितना GDP ग्रोथ प्रिडिक्ट किया है इन्होंने 2025 के लिए जो प्रिडिक्शन दिया है ये है 6.4%। मैं आपको बता दूं 2024 के लिए NSO ने प्रिडिक्शन दिया था कि भारत का GDP रहेगा 8.2%। अब 2025 की यहां पर बात हो रही है तो इसके लिए घटाकर 6.4% कर दिया है और 2026 के लिए भी इन्होंने भारत का GDP प्रिडिक्शन दे दिया है और यह है 5.9%। तो अगर आप यहां से देखो तो भारत की जो GDP ग्रोथ है वो ग्रेजुअली घट रही है। तो ये साल काफी मुश्किल भरा रहेगा और 2026 उससे भी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एजेंसीज हैं वो 2026 में GDP ग्रोथ हमारी और भी कम बता रही है। यह स्थिति लगातार इस ओर इशारा कर रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत उथल पुथल चल रही है, चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही है। NSO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। भारत सरकार एक पोर्टल चलाती है जिसको बोलते हैं ई-श्रम पोर्टल। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें पूरे भारत भर के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर किया जाता है और उनको केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत लाभ पहुंचाया जाता है। होता क्या है कि ऐसे वर्कर्स या आप बोल सकते हो ऐसे मजदूर जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें काम चाहिए, तो उनको इस ई-श्रम पोर्टल में खुद को रजिस्टर करना होता है और उसके बाद उनकी कैपेबिलिटीज के आधार पर सरकार की जो योजनाएं निकलती हैं उस योजनाओं के अंतर्गत उनको काम दे दिया जाता है। जैसे कि मनरेगा वगैरह वो सब ई-श्रम के अंदर ही रजिस्टर्ड है। तो अभी तक इसमें जो टोटल लैंग्वेज थी वो केवल 4 लैंग्वेज हुआ करती थी और अब 4 से इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसको बढ़ाकर 22 भाषाओं में कन्वर्ट कर दिया गया है।
अभी तक जो 4 लैंग्वेजेस इसमें हुआ करती थी, एक तो थी इंग्लिश, दूसरा हिंदी थी, तीसरी मराठी भाषा को ये सपोर्ट करता था और चौथी थी कन्नड़ भाषा जिसको ये सपोर्ट करता था। लेकिन अब हमारे संविधान में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है वो पूरी 22 की 22 भाषाओं को ई श्रम पोर्टल सपोर्ट करता है। मतलब पूरे भारत भर से कोई भी व्यक्ति अपनी रीजनल लैंग्वेज के आधार पर इस पूरे पोर्टल में अप्लाई कर सकता है। पोर्टल के इस नए मॉड्यूल का उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मांडवी के द्वारा किया गया है। ये इस टाइम पर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। का पूछा जाता है कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये 8th शेड्यूल में किया गया है इन 22 भाषाओं का उल्लेख। और 8वीं अनुसूची के इन 22 भाषाओं के बारे में आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351 में बात कही गई है। ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा कैशलेस ट्रीटमेंट योजना शुरू करी गई है रोड एक्सीडेंट सर्वाइवर्स के लिए? तो इसको शुरू किया गया है नितिन जयराम गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर है। अब देखिए है क्या, ये जो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम है इसको इसलिए चालू किया गया है कि पूरे भारत भर में अगर हाईवेज में जो एक्सीडेंट होते हैं तो पहले 1 घंटे को उसमें गोल्डन आवर बोला जाता है। अगर पहले 1 घंटे में उपचार मिल जाता है तो 99% तक चांसेस हो जाते हैं कि वो व्यक्ति जीवित रहेगा। तो ऐसे में कोई भी हॉस्पिटल आसपास है अगर वहां पर उस व्यक्ति को पहुंचा दिया जाएगा तो इस योजना के अंतर्गत उसका जो इलाज है वो 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त में किया जाएगा इलाज। मतलब अगर 1.5 लाख रुपए तक खर्चा आ रहा है तो उसको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और एक और इसके अंतर्गत प्रावधान रखा गया है, जो व्यक्ति इस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएगा, ठीक है, उसके लिए 5,000 रुपए तक का इनाम रखा गया है। और ये जो योजना है इसको फिलहाल मार्च 2025 तक के लिए अप्लाई किया गया है और इनिशियल स्टेज में इसको भारत के कुछ राज्यों में ही शुरू किया गया है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हरियाणा में, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, आसाम और पुडुचेरी। इन जगहों पर इसको फिलहाल अप्लाई किया गया है 7 जनवरी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड में इस बार के नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया जा रहा है। इस बार कौन से संस्करण नेशनल गेम्स के आयोजित किए जाने हैं, तो इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। इस बार भारत में जो नेशनल गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं इनका 38वां संस्करण शुरू होने वाला है। और ये कहां पर हो रहा है? उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार के नेशनल गेम्स की शुरुआत 28 जनवरी से होगी और इनका समापन 14 फरवरी के दिन होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह क्लियर कर दिया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही इसका उद्घाटन करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, इस बार के नेशनल गेम्स का जो मैस्कॉट है, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, यही है। इसका नाम है मौली। क्या नाम है? मौली। और मौली नाम कहां से आया है? उत्तराखंड में एक पक्षी पाया जाता है, बहुत ही खूबसूरत पक्षी और रंग बिरंगा होता है, उसको बोलते हैं मोनाल बर्ड। क्या बोलते हैं? मोनाल। तो इसी मोनाल वर्ड से मौली नाम यहां पर लिया गया है। और इस बार की 2025 की जो टैगलाइन है ये है संकल्प से शिखर तक। तो 38वां संस्करण इसका शुरू होने वाला है इसी महीने के आखिर में। आप जानते हैं ये जो नेशनल गेम्स होते हैं ये कितने सालों में होते हैं? तो ये हर 2 साल में एक बार होते हैं। पहली बार नेशनल गेम्स सन 1924 में खेले गए थे। जो लास्ट टाइम के थे, मतलब 37वें नेशनल गेम्स थे, ये गोवा में आयोजित किए गए थे। और पिछली बार की जो टॉप टीम रही थी ये थी महाराष्ट्र, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। क्या आप गेस कर सकते हैं इस बार कौन सी टीम टॉप पर रहेगी? कौन से स्टेट या यूटी की टीम? अगर आप गैस कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। भारत सरकार ये चाहती है कि हम प्रतिवर्ष 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करें रिन्यूएबल एनर्जी से सिर्फ। तो इसके लिए भारत सरकार कौन से वर्ष को टारगेट लेकर चल रही है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2030 का टारगेट लेकर चल रही है कि 2030 तक हमें कैसे भी करके प्रतिवर्ष 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से। मतलब सिर्फ सोलर पैनल हो गया या फिर विंड एनर्जीज हो गया, इनसे। अगर इस टाइम की हम बात करें तो इस टाइम पर हम पूरे वर्ष में 82 गीगावाट बिजली का उत्पादन सोलर एनर्जी से कर रहे हैं। और अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो 442 गीगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं प्रतिवर्ष हम। लेकिन 2030 तक 82 को इसको बढ़ाकर 500 गीगावाट करना है। और ओवरऑल की बात करें तो 442 गीगावाट को बढ़ाकर 641 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है।
फिलहाल कोटक इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि 2030 तक 214 गीगावाट बिजली का उत्पादन हम लोग करने लगेंगे, मतलब जो कि सरकार के टारगेट से आधे से भी कम है। तो देखने वाली बात होगी कि हम 2030 तक 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन अचीव कर पाएंगे या फिर सिर्फ 214 गीगावाट तक ही पहुंच पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कौन सा राज्य है जहां पर 2 लाख करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी अभी ऑफिशियल विजिट पर थे आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इनके साथ थे रैली में, और वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी के 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया गया है। अब इन 2 लाख करोड़ में से समझ लीजिए किस तरीके से इसका अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें से 1,85,000 करोड़ जो है, इसकी मदद से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा एक इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मतलब 1,85,000 करोड़ जो है इसमें से वो पूरा आंध्र प्रदेश में बिजली के उत्पादन के लिए यूज किया जाएगा। अब बचा 15,000 करोड़। इस 15,000 करोड़ में से 10,500 करोड़ जो है, इसकी मदद से आंध्र प्रदेश के अंदर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया कॉरिडोर, मतलब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, लॉजिस्टिक वगैरह को सपोर्ट करने के लिए। और बाकी बचा जो 5,000 करोड़ है, उसकी मदद से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सरकारी इमारतें हो गई, डिजिटाइजेशन हो गया, इन सारी चीजों की मरम्मत करी जाएगी। और आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, यहां के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। कौन है? एस अब्दुल नजीर। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही है यहां पर कि भारत सरकार यह चाहती है कि 2047 तक जब हम लोग डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे तो 2047 तक आंध्र प्रदेश $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो। यह कौन सा बैंक है जिसने बजाज ब्रोकिंग के साथ एक पैक्ट साइन किया है और ये अपने कस्टमर्स को 3-in-1 सॉल्यूशन देना चाहते हैं, जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पे कस्टमर को बैंकिंग, ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज मिल जाएं। तो बजाज ब्रोकिंग ने यह पैक्ट साइन किया है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ। ये एक ऐसा डैशबोर्ड लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कस्टमर अपने ट्रांजैक्शन भी कर पाएगा, एक से दूसरी जगह पैसा भेज पाएगा, पैसा मंगा पाएगा अपने अकाउंट में, साथ में सारा काम पेपरलेस होगा। और तीसरी चीज, तरह तरह के इन्वेस्टमेंट भी कर पाएगा, जैसे कि बॉन्ड में निवेश कर पाएगा, म्यूचुअल फंड में भी कर पाएगा, एफडी वगैरह हो गया, आरडी हो गई, इन सभी में निवेश कर पाएगा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की स्थापना 1921 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है थूथुकोडी। क्या बोलते हैं? थूथुकोडी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और इसके जो सीईओ हैं इस टाइम पे, इनका नाम है एसएस नायर। बजाज ब्रोकिंग सब्सिडरी कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। एक्सिम बैंक किसको बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो एक्सिम बैंक के द्वारा अभी हाल ही में बॉन्ड के जरिए कितनी फंडिंग रेज करी गई है? तो एक्सिम बैंक को इस टाइम पर बॉन्ड के जरिए $1 बिलियन की फंडिंग मिली हुई है। दुनिया भर की कई कंपनीज के द्वारा यहां पर बॉन्ड्स खरीदे गए हैं एक्सिम बैंक में, जिसकी मदद से $1 बिलियन रेज किए हैं इन्होंने। और अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो ये होता है 8,570 करोड़। ठीक है। और ये जो पूरा निवेश मिला हुआ है एक्सिम बैंक को, इसमें से 50% एशिया कॉन्टिनेंट से आया है निवेश, और अगर बात करें 32% जो है बचा हुआ, ये यूरोपियन कंपनी से और अफ्रीकन कंपनी से और मिडिल ईस्ट से, और बाकी का बचा हुआ जो 18% निवेश आया है ये अमेरिका की कंपनियों से आया हुआ है। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में करी गई थी। नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में ही करी गई थी। एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है हर्ष बंगारी। क्या नाम है? हर्ष बंगारी। ये कौन सा बैंक है जिसने अपने एम्प्लॉयज की इमोशनल, मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो पूरे भारत भर में इस बैंक के करीब 75,000 एम्प्लॉयज हैं। उन सभी को मेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा जगह जगह पर अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग जोन्स में अपने एम्प्लॉयज की काउंसलिंग करेगी, मेंटल काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग भी करेगी। ऐसे एम्प्लॉयज जो कि हट के कुछ डिप्लोमा करना चाहते हैं या दूसरी एक्टिविटीज सीखना चाहते हैं, उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। क्योंकि आज की डेट में आप अगर ये सोचें कि सरकारी नौकरी के बाद भी आपको माइंड पीस मिल जाएगा, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में चाहे आप प्राइवेट काम करें, चाहे फिर आप सरकारी नौकरी करें, हर जगह पर आपको मेंटल प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। इस वजह से
जो वर्किंग कल्चर है वो भी बहुत बदला हुआ है। बीओबी की स्थापना 1908 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा और बीओबी के सीईओ हैं इस टाइम पे देबदत्त चंद। ये मत समझिएगा वीडियो खत्म हो गया, आज एक और न्यूज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्लोबल हैकेथन कंडक्ट करी गई थी। तो इसका ये कौन सा संस्करण था जिसके लिए हाल ही में आरबीआई ने अभी विनर्स अनाउंस किए हैं? तो आरबीआई के द्वारा इस बार तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था ग्लोबल हैकेथन का। अब देखिए है क्या कि ये हैकेथन का मतलब क्या है। आरबीआई के द्वारा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स निकाली जाती हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होती है और जिनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। तो ऐसे में दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री होते हैं और कंपनीज होती हैं उनको यहां पर इनवाइट किया जाता है और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। तो आरबीआई की तरफ से उन्हें एक पर्टिकुलर हैंडसम अमाउंट दिया जाता है उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो ऐसे में इस बार टोटल जो विनर्स रहे हैं ये 5 विनर्स रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं पूरे दुनिया भर से जो एप्लीकेशन आए थे वो 534 एप्लीकेशन आए थे, प्रपोजल्स आए थे और इन 534 में से 39 प्रपोजल जो थे वो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ब्राजील हो गया, सिंगापुर, इन देशों से आए थे। और ओवरऑल 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनको यहां पर सम्मानित किया गया है। इन सभी कंपनीज को 40-40 लाख रुपए की धनराशि दी गई है क्योंकि इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंस स्टेटमेंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है। इसमें से एक है जोल्ट टेक्नोलॉजीज, एफपीएल टेक्नोलॉजी और वीजास्ट है एक, और एच विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। पूरी एक लिस्ट है जो कि मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है, जो कि आप देख लीजिएगा टेलीग्राम से। सेफ 30 कोड लगाकर इस टाइम पर आप मेरे बैच में 30% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और जुबिलेंट जनवरी का हिस्सा बन सकते हैं। मेरा जो जीएसजीके का फाउंडेशन बैच है वो हर एक एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो मेरे जीएसजीके फाउंडेशन बैच से पूरी जीएस अपनी कवर कर सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखता है। यहां पर प्रीमियम कोर्सेज वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको मेरे सारे बैचेस दिख जाएंगे, यहीं से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है और अंदर ही उसके आपको सब कुछ मिल जाएगा। मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, लाइव कोर्सेज मिल जाएंगे, यहीं से आप मेरी बुक्स भी परचेज करके अपने घर आज ही ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। फ्री पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाती हैं। जब आप कोई भी बैच परचेस करते हैं तो वहां पर माई जोन वाला ये जो ऑप्शन है नीचे का, यहीं पर आपको वो बैच दिखता है जहां से आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। सिलेबस क्या क्या कवर है मेरे बैच में वो आप यहां से देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे टॉपिक्स इसमें कवर है एक पैकेज के फॉर्मेट में। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन जो लॉन्च किया गया था ये किससे रिलेटेड है? मंगल, चंद्रमा, सूर्य या फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड है? मैंने आपको बता ही दिया है। सुबह 10 बजे आज मैं हिस्ट्री पूरी रिवाइज कराने वाला हूं एमसीक्यू फॉर्मेट में। जिसको भी इतिहास का रिवीजन करना है पूरा हिस्ट्री का, सुबह 10 बजे आ जाइएगा यूट्यूब पर, वहीं पर मेरी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।